पर पोस्ता दाना लगी रसकदम मिठाई साथ ले जाने की वजह से हिरासत में ले लिया गया। सतीश 22 जुलाई को पटना से अबू धाबी नौकरी पर लौट रहे थे और अपने साथ दोस्तों के लिए मिठाई ले गए। एयरपोर्ट जांच के दौरान मिठाई पर लगे हुए पोस्ता दाना को यूएई में प्रतिबंधित होने के कारण अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। घटना के बाद परिजन परेशान हैं और भारतीय दूतावास संबंधित अधिकारियों से मदद की अपील की जा रही है। तो अबू धाबी एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई पोस्ता दाना लगे हुए मिठाई अपने साथ लेकर जाने की वजह से पोस्ता दाना को लेकर यूएई में सख्त नियम है, वहां पर यह प्रतिबंधित है और इस लिहाज से इस वक्त सतीश कानूनी पेचीदगियों में फंस गए हैं। नवादा का ये रहने वाला युवक बताया जा रहा है जो नौकरी पर अबू धाबी लौटा और उसी दौरान ये अपने साथ पोस्ता दाना लगा हुआ मिठाई दोस्तों के लिए लेकर गया, जहां जांच के दौरान एयरपोर्ट पर इसे रोका जाता है। अब परिवार चिंतित है सतीश को लेकर और अब दूतावास से, भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई जा रही है। जैसे पटना एयरपोर्ट पे हम लोग छोड़े जी, पटना से उसका अहमदाबाद का अथी था जहाज जी, फिर वहां से अहमदाबाद से अबू धाबी के लिए फिर अच्छा। उधर शायद 2 बजे या 4 बजे उतारा होगा। 4 बजे उधर पुलिस पकड़ लिया, बैग चेक कर रहा था लगेज, उसमें शायद मिठाई लेके गया था, हम लोग को पता नहीं था। क्या कौन सा मिठाई था वो? रसकदम था। वो रसकदम मिठाई लेके गया। तो रसकदम मिठाई पकड़ने का कारण क्या था? कारण था उसमें पोस्तू दाना था ऊपर में। अच्छा, रसकदम की मिठाई जो है उस पर लगा था। क्या बोला वहाँ का पुलिस, क्या बोला? इधर बोल रहा है ये अफीम का बीज है, इधर बैन है, किस आधार पर प्रूफ मांगेगा अब तो उसको कोर्ट ले जाएगा तब नहीं। वैसा कोई अभी सूचना नहीं उधर से आया। अगली खबर गयाजी से आ रही है, जहां पर गयाजी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की सतर्कता से एक यात्री की जान बच गई। 26 जुलाई की सुबह धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरते वक्त रवि कुमार का संतुलन बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगे। मौके पर मौजूद आरपीएफ के एएसआई पवन कुमार, प्रधान आरक्षी वरिष्ठ यादव और आरक्षी राकेश कुमार सिंह ने तुरंत उन्हें खींचकर सुरक्षित बचाया। पूरी घटना रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तीस जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और ऐसे में कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत इसे लेकर झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इलाके से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव और पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को यहां अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं जनसुरा से प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में उतरे हुए हैं। वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो वार्ड संख्या 36 में देखिए नितिन नवीन पद यात्रा करते नजर आए ताकि उनके उम्मीदवार के लिए जन समर्थन हासिल किया जा सके और इस लिहाज से यह सीट बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और ऐसे में 28 जुलाई को प्रचार का अंतिम दिन। सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है ये सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है और पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बांकीपुर पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखने के लिए पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद इसका मोर्चा संभाला। उन्होंने बांकीपुर के वार्ड संख्या 36 सहित कई जगहों पर पदयात्रा की, लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। है कि जिन गलियों में मेरा बचपन गुजरा है, मेरे पिताजी के जो मित्र आ जाए अगर तो बीजेपी का कहना है किसी से। तो बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार कल खत्म होने वाला है और ऐसे में नेताओं ने पूरा दम लगा दिया है। बीजेपी के लिए साख की सीट बन चुकी बांकीपुर में अपने तमाम दिग्गज और स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पिछले कई दिनों से यहां मोर्चा संभाल रखा है। वे लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं।
सिर्फ बांकीपुर के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, बल्कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चुनाव। उस दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष कहाँ का है? बिहार का है। कितना अच्छा, मेरा तो सीना ऐसे ही पौने 56 इंच का हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं जितने वोट से नितिन नवीन जी जीतते थे उससे भी कम से कम 5 वोट ज्यादा मिले, लेकिन ज्यादा से जीतना होगा। जो लोग हमें कहीं जाति के नाम पे, कहीं हमें प्रांत के नाम पे, कहीं हमें तरह तरह से जो बांटने में लगे हैं, अब बिहार को बांटने की जरूरत नहीं है, अब बिहार को यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके लिए तो बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी बांकीपुर में एनडीए प्रत्याशी के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं। मैथिली ठाकुर ने बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मैथिली को सम्मानित किया। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुलाकात करती हुई मैथिली ठाकुर नितिन नवीन से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नितिन नवीन ने भी मैथिली ठाकुर का यहां स्वागत किया। आज शक्ति प्रदर्शन का सुपर सोमवार है, क्योंकि कल चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। आज दमखम दिखाते हुए तमाम लोग आपको नजर आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो आज भी है। तेजस्वी की बात करें तो वहां पर उनकी तरफ से भी प्रचार किया जाएगा। अब नितिन नवीन का रोड शो, जिसे लेकर जानकारी आपको दे दें। शक्ति प्रदर्शन के सुपर सोमवार क्यों हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि दोपहर 3 बजे नितिन नवीन का रोड शो शुरू होगा। तेजस्वी यादव की बात करें तो वो भी आज रोड शो करने वाले हैं। ये वक्त है शाम 6 बजे का, जब तेजस्वी यादव रोड शो करेंगे। अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील करने के लिहाज से ये रोड शो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक दलों के लिए। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां सीएम सम्राट चौधरी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी मुख्यमंत्री की तरफ से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिले के डीएम जो हैं वो इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। विभाग के बड़े अधिकारियों की भी मौजूदगी इस बैठक में होगी। जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कई दूसरे विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वक्त दोपहर 3 बजे का है, जब सीएम सचिवालय में बैठक की शुरुआत होगी। अध्यक्षता मुख्यमंत्री की तरफ से होगी और बाढ़ और सुखाड़ को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर सबकी निगाहें। खबर नालंदा से, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार शरीफ के सुधा डेयरी प्लांट पहुंचेंगे। यहां करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए दही प्लांट का शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाना है। इसके अलावा डेयरी परिसर में पेट्रोल पंप का भी शिलान्यास होगा और दुग्ध वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से भी मुलाकात करेंगे। उनके दौरे को लेकर डीएम और एसपी ने सुधा डेयरी प्लांट, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। आज हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से सुधा डेयरी में, जहां हम देख सकते हैं आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ 11 बजे पहुंच रहे हैं और सुधा डेयरी प्लांट का जो है शिलान्यास कार्य रखेंगे। तब बता दें कि 27 करोड़ की लागत से जो है यहाँ पर सुधा डेयरी प्लांट, जो दही प्लांट है, उसका जो है शिलान्यास कार्य किया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो जीविका दीदी से सखी हैं उनसे जो है संवाद करेगी। इतना ही नहीं, बता दें कि यहाँ पर जो है कई दुग्ध वाहन है उसे जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है जीविका दीदी यहाँ पर पहुंची हुई है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था कि नालंदा में एक सुधा डेयरी हो, और खास करके उत्तर भारत का जो एकलौता सुधा डेयरी जो है ये नालंदा में है। और यहाँ से जो है कई जिलों में जो है यहाँ पर सुधा उत्पादन, जो सुधा का उत्पाद है वो भेजा जाता है। सम्राट चौधरी और हैं, उनसे जानेंगे कहाँ पर पहुँचे। ये बताइए कहाँ पर पहुँचे हैं? दूध फैक्ट्री में। क्या कार्यक्रम है यहाँ? कौन आ रहा है? सम्राट चौधरी। अच्छा, मुख्यमंत्री। आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया था? नहीं, आएंगे बताएंगे सब चीज, क्या क्या चीज होगा। तो सुधा के माध्यम से जो रोजगार देने का आप लोग का बात है,
तो क्या आज उसी के लिए बुलाया गया था? जी कुछ संवाद भी करेंगे और जीविका के माध्यम से इन लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाए उसको लेकर जो है बड़ी संख्या में आज जो है संवाद करने का काम करेंगे। साथ ही कहा जाए तो आज पूरी तरह से जो है प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आज जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुकी हैं। विनीता, चूंकि अगर रोजगार के लिहाज से देखा जाए तो भी ये उद्घाटन अपने आप में बड़ा हो जाता है, महिलाओं के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उन्हें यहाँ पर एक बार फिर से सशक्तिकरण का एक बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे वो जुड़ेंगी और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करते हुए भी नजर आएंगी। क्या वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर होगी? बिल्कुल विभा, आपने सही कहा कि अगर रोजगार के माध्यम से देखें, महिलाओं के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों दृष्टिकोण से ये बेहद ही आज का दिन महत्वपूर्ण है। और अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो थोड़ी ही देर के बाद यानी 11 बजे वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अगर इस प्लांट की हम बात करें तो दूध से जो दही बनता है यानी दही और लस्सी का जो प्लांट है इसका शुभारंभ करेंगे और इसके शुभारंभ के बाद लगभग जो 20 मीट्रिक टन है इस अत्याधुनिक प्लांट के शुभारंभ के बाद जो क्षमता है लस्सी और दही की वो बढ़ जाएगी, जिससे खासकर जो दूध का उत्पादन करते हैं उन्हें फायदा होगा, किसानों को इससे फायदा होगा और खासकर जो महिलाएं हैं जो इसमें जुड़ेंगी उन्हें भी फायदा होगा। और सिर्फ प्लांट का उद्घाटन ही नहीं है बल्कि कई सौगात भी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से यहाँ के लोगों को दी जाएगी। इस प्लांट के शिलान्यास के बाद यहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट में प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन दही और लस्सी का उत्पादन किया जाएगा, जिससे स्थानीय दूध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेगा, डेयरी उद्योग को नई गति भी मिलेगी। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 300 खुदरा विक्रेताओं के बीच जो डीप फ्रीजर है, देखिए यहाँ पे रखा हुआ भी है, जो डीप फ्रीजर है वो खुदरा विक्रेताओं के बीच वितरित भी किया जाएगा, ताकि डीप फ्रीजर के माध्यम से दही, लस्सी और अन्य दूध उत्पादनों को सुरक्षित उसका भंडारण किया जा सके, बिक्री में आसानी हो और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। यानी जो जीविका दीदी है उन्हें भी इससे जोड़ा जाएगा और सरकार की इस पहल से डेयरी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, किसानों और दूध उत्पादनों की आय बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन होंगे, बिहार के दूध प्रसंस्करण और विपणन तंत्र को नई ताकत मिलेगी। और खासकर अगर आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो कई सौगात मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से दी जाएगी, एमओयू भी साइन होने वाला है, ताकि उस एमओयू के माध्यम से जो जीविका दीदी हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। इसके अलावा सरकार के जो 100 दिन है वो पूरे हो गए हैं, यानी 100 दिन में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं वो तो बता ही दिए गए हैं, लेकिन अगले 100 दिन का जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में जो 100 दिन होंगे उसमें बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ सौगात दी जाएगी, क्या कुछ लक्ष्य रखा जाएगा वो भी निर्धारित किया जाएगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जो ये प्लांट का शुभारंभ हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, इससे दूध उत्पादनों को जो उत्पादन करते हैं उन्हें बेहद फायदा होगा और खासकर जो दही और लस्सी है इसका भंडारण हो सकेगा, उसकी गुणवत्ता खराब नहीं होगी और डीप फ्रीजर के माध्यम से जो दूध के उत्पादन की जो बिजनेस करते हैं उन्हें जरूर फायदा होगा। बिल्कुल विनीता, चूंकि अब जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, खपत ज्यादा होगी और इसका सीधा असर आर्थिक तौर पर इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों को हासिल होगा, महिलाएं कितनी उत्साहित नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर और इस पूरे योजना को लेकर, जरा महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि जो तमाम जो जीविका दीदी है वो यहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि जो एमओयू साइन होने वाला है आज, उस एमओयू के माध्यम से इन्हें भी फायदा पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दूध उत्पादनों को तो बल मिल ही रहा है, जीविका और दीदी को भी उससे जोड़ा जाएगा। कितना फायदा होगा अभी? जी अच्छा फायदा होगा। खुश हैं? जी खुश है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम जीविका दीदी है, कुछ और दीदियों से बात करते हैं। जीविका दीदी हैं आप, क्या लग रहा है फायदा होगा इससे? हाँ जरूर है भी होगा भी। हाँ। क्योंकि हमारी जीविका दीदी को जो 10,000 MMRY के तहत मिला है दीदियों को रोजगार करने के लिए, वो जो अच्छे से रोजगार की है दीदी, उसके लिए आज डीप फ्रीजर का वितरण भी होगा दीदियों को। ये हम लोगों को खुशी की बात है। मतलब जीविका दीदियों को भी डीप फ्रीजर दिया जाएगा ताकि दूध का उत्पादन वो बिजनेस हो और वो दीदी खरीद बिक्री गाँव में भी अच्छे ढंग से करे। बिल्कुल खुश है। आपको भी डीप फ्रीजर मिलने वाला है? नहीं, हमारी जीविका दीदी को मिलने वाली है डीप फ्रीजर। जीविका दीदी इससे ताकि वो रोजगार के नए अवसर उनको और मिले। जी जी जी।
और कई दूध विक्रेता हैं उन्हें भी मिलेगा जी मिलेगा। ताकि गुणवत्ता बनी रहे दूध की। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो जीविका दीदी हैं और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें डीप फ्रीजर दिया जाएगा ताकि जो दूध की गुणवत्ता है, खासकर अगर लस्सी की हम बात करें या फिर छाछ की हम बात करें तो उसकी गुणवत्ता बनी रहे, दही की गुणवत्ता बनी रहे और डीप फ्रीजर उसके लिए भी दिया जा रहा है। और खासकर जीविका दीदियों का कहना है कि जिस तरीके से बिहार सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए दिए गए ताकि वो कुछ बिजनेस कर सके और उन्होंने अपने बिजनेस को फैलाया है और आज उसे एक नई दिशा भी बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, और इसलिए उन्हें एक पारितोष के तौर पर उन्हें उनके इस उपलब्धि के लिए भी डीप फ्रीजर के जरिए एक तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप अपने काम को पूरी तन्मयता से करें। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीता। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे जब मुख्यमंत्री यहाँ इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार बंद में बवाल मामले से जुड़ी हुई, जिसमें 25 जुलाई को बवाल हुआ था। सीवान में आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया गया है कि 47 से गोली चलाई गई थी। आरोपी जवान के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। पटना सहित पूरे बिहार की बात करें तो 23 एफआईआर दर्ज हुए हैं। राज्य भर में करीब 450 गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोप और आम लोगों के साथ मारपीट करने का भी आरोप। पटना में 30 लड़कियों को हालांकि छोड़ा गया है। पटना में करीब 45 नाबालिग भी छोड़े गए हैं। तो ये बिहार बंद में बवाल मामले में इस वक्त अपडेटेड जानकारी आपके सामने। तो केंद्र सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे, जिनका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को रोकने के लिए कड़े दंड और फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान करना है। वहीं परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कड़े नियम लाने की तैयारी कर रही है। विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक को लेकर गंभीर है। अब संसद में एक विधेयक पेश किया जा रहा है, साथ ही एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है जो परीक्षा के सिस्टम में बदलाव को लेकर सुझाव देगी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को सुरक्षित करने के लिए आज संसद में नया बिल लाया जाएगा और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि इस कानून के बनने से पेपर माफिया में खौफ पैदा होगा। वे पेपर लीक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। छात्रों का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और परीक्षा पारदर्शी होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की पहल में विपक्ष का भी पूरा साथ मिलेगा। जो भी कमियां हैं दूर करने का हम लगातार प्रयास करके और सुधार करके काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 2024 में एक ऐसा कानून हम लोगों ने बनाया जिसमें कोई बेल नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो और उसी को पुनः मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। परंतु सज़ा अपनी जगह है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं हो, इसको जितना अच्छा हो सके उतना प्रयास हमें करना है। और नंदन नीलकेनी जी का जो एक्सपर्टाइज़ है और अमृतलाल मीना जी भी हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं बिहार के, तो इन सबों के एक्सपर्टाइज से एक ऐसा बिल्कुल ही लीक प्रूफ और फॉल्ट प्रूफ परीक्षा प्रणाली डेवलप हो और हमारे छात्रों का भविष्य सुरक्षित तो है ही, परंतु उसके साथ कभी उनके मन में पारदर्शिता के प्रति कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो, उसके लिए यह बहुत बड़ा कदम है। पेपर लीक रोकने के लिए आगे इस तरह की घटना ना हो, कानून जो 2024 में बना था उसमें संशोधन की तैयारी है। सरकार आज उस बिल को लाएगी सदन में? बिल्कुल लाएंगे हम, और प्रावधान भी अब 7 वर्ष से ऊपर का हम जेल का रख रहे हैं। 10 करोड़ रुपए तक के फाइन का भी प्रावधान रखा जा रहा है। आज वह बिल इंट्रोड्यूस होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे विपक्षी दलों के सांसद हैं वह जो भी पॉजिटिव सुझाव देंगे उनको ज़रूर हम समाहित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक अच्छे वातावरण में चर्चा हो। और यह देश के युवाओं की बात है, इसलिए हर किसी को संवेदनशीलता के साथ पूरे देश के किसी भी राज्य में यह घटना नहीं घटे, इसकी चिंता हम सबको करनी है। तो परीक्षा को लेकर प्रूफ बनाने के लिए आज संसद में एक बहुत बड़ा बिल लाया जा रहा है, जिस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने टास्क फोर्स के गठन को बहुत बड़ा गेम चेंजर बताया। संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर आगे आकर लीड किया है और युवाओं के
वाजिब मांग को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा से सर, प्रधानमंत्री की तरफ से जो हाई पावर टास्क फोर्स बनाया गया है उसमें नंदन नीलकणी जी की अध्यक्षता में बिहार के मुख्य सचिव रहे अमृतलाल मीणा भी उसमें शामिल हैं। इस फोर्स को कैसे आप देख रहे हैं? सुधार की दिशा में, शिक्षा सुधार की दिशा में कितना बड़ा कदम होगा? मेरे ख्याल से बहुत ही गेम चेंजर है ये, इसलिए कि नंदन नीलकणी का जो पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आधार से लेकर के, और बाद में जो G20 तक में टेक्नोलॉजी को सारा चीज़ वो देख रहे थे। उसके साथ IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, इसरो के जो हेड रहे हैं वो है अमृतलाल मीणा जी हैं जो बिहार में चीफ सेक्रेटरी रहे, और इन सब के साथ मिल करके जो सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जो फ्रंट से सारे चीज़ों को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं, और जो उन्होंने कहा भी है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो इस एग्ज़ाम सब में, और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज हो, तभी आप फेयर एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो वो जो रिपोर्ट आ जाएगा, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरह का एग्ज़ाम लेना, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो, और जो आज लोकसभा में बिल आ रहा है जो हार्सेस्ट पनिशमेंट देने का, 10 करोड़ तक फाइन या 10 साल की सज़ा, वो सारा चीज़ मुझे लगता है कि फेयर एग्ज़ाम के तरफ, फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो, लीक नहीं हो, उसके तरफ एक मेजर इनिशिएटिव है, और नो ऑन